गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पीएम मोदीज ऑस्टेरिटी कॉल। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने सिटीजन्स को कहा है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स को अडॉप्ट किया जाए। गोल्ड परचेजेस कम करो, फॉरेन ट्रैवल कम करो, पेट्रोलियम कंजम्पशन कम करो। तो इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो सिग्निफिकेंट स्ट्रेस में आ गया है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रही हैं वेस्ट एशिया में। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गोल्ड इंपोर्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, आउटवर्ड रेमिटेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं ओवरसीज़ ट्रैवल पर। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसीलिए जो है कहा है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करने ज़रूरी हैं सिटीजन्स को, ताकि फ्यूचर जो है वो बहुत बुरा ना हो इकॉनमी के लिए। तो सिमिलर जो कंसर्न्स हैं वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, फिर रशियन प्रेसिडेंट जो हैं, और कुछ यूरोपियन लीडर्स ने भी जो है अपने सिटीजन्स को जो है वो बोले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इकॉनमी की उन्हें दिख रही हैं, बट वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही हैं। तो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट को कंसर्न है कि एक शार्प डिक्लाइन है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, और लगभग $38 बिलियन विद इन 2 मंथ्स जो है वो फॉल हुआ है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर है वो एग्रीवेट हुआ है राइजिंग इंपोर्ट्स की वजह से, सस्टेन्ड कैपिटल आउटफ्लोज जो हो रहे हैं एफआईआईज की वजह से। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं? बेसिकली जो आरबीआई जो है फॉरेन करेंसी में रिजर्व्स रखता है, गोल्ड रिजर्व्स रखता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स रखता है, रिजर्व पोजीशंस रखता है विद द आईएमएफ, उसको हम कहते हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये रिजर्व्स हमें हेल्प करते हैं करेंसी स्टेबिलिटी मेंटेन करने में, सप्लाई सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट्स को, क्वेश्चन करते हैं इकोनॉमी को ड्यूरिंग एक्सटर्नल शॉक्स। इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो लगभग $691 बिलियन से जो है वो डिक्लाइन हुए हैं। इंडिया जो डेप्रिसिएशन हुई है रुपी की वो लगभग 95 मार्क क्रॉस कर चुकी है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, और फर्दर इंटेंसिफाई हो रहे हैं कंसर्न्स कि हमारे एक्सटर्नल सेक्टर की स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। तो जनवरी और मई में ही अगर हम देखें के बीच का डेटा देखें, एफआईआईज ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से विड्रॉ किए हैं। अब जो गोल्ड इंपोर्ट्स हैं वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर हैं इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेस में। $72 बिलियन हमारे इंपोर्ट्स बढ़े हैं गोल्ड के पिछले साल में। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का आफ्टर चाइना। हमारी हैवी डिपेंडेंस जो है इंपोर्टेड गोल्ड पर, उससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $13.2 बिलियन तक बढ़ चुका है, जो कि 1.3% ऑफ जीडीपी है अगर हम सिर्फ एक क्वार्टर में देखें तो, इसको दिसंबर वाले में। फिर स्विट्ज़रलैंड जो है हमारा लार्जेस्ट सोर्स है इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट्स का। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को वापस लाया जाए ताकि डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड गोल्ड कम हो। इंडिया एस्टिमेट कर रहा है इंडिया के पास लगभग थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ अनयूज्ड हाउस होल्ड गोल्ड जो है वो स्टोर्ड है लॉकर्स में और होम्स में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की जानी चाहिए एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक गोल्ड रिजर्व्स की, ताकि हमारे को जो है हमारे वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कंजर्व हो सके। एक मेजर सोर्स ऑफ फॉरेक्स आउटफ्लोज जो होता है वो होता है आपका लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एलआरएस, जो रेजिडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो बाहर पैसा भेज सकते हैं, जैसे एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रैवल में। तो आउटवर्ड रेमिटेंसेज जो है वो लगभग 29.56 बिलियन रही हैं पिछले साल, जिसमें फॉरेन ट्रैवल बहुत ज़्यादा, मतलब मोर देन हाफ ऑफ जो टोटल आउटफ्लो था। लोग जो हैं ओवरसीज़ टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर रहे हैं, नॉन एसेंशियल फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, लग्जरी स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने सिटीजन्स को कहा है कि अगर हो सके तो फॉरेन ट्रैवल को आप 1 साल के लिए अवॉइड करो। इंडिया जो है वो लगभग 85% अपना क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करता है। जो वेस्ट एशिया की टेंशंस हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो अनसर्टेनिटी है, उससे क्रूड ऑयल प्राइसेस लगभग $100 पर बैरल जो है वो बढ़े हैं। तो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ जो हैं हमारी इंडिया की, वो सिग्निफिकेंट अंडर रिकवरीज भी फेस कर रही हैं, लॉसेस फेस कर रही हैं, क्योंकि रिटेल फ्यूल प्राइस और इंपोर्ट कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक जो वाइडनिंग इम्बैलेंस आ रहा है आउटबाउंड और इनबाउंड टूरिज्म में, उसकी वजह से भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारे को 6.6% जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हमारे को टूरिज्म से आती थी वो 6.6% कम हुई है इस पिछले साल में। ठीक है, और इंडिया से जो है वो 32.71 मिलियन आउटबाउंड ट्रैवलर्स गए हैं 2025 में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जूट क्रॉप इन्फॉर्मेशन सिस्टम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली नेशनल जूट बोर्ड ने अपनी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेप अप की है जूट क्रॉप इन्फॉर्मेशन सिस्टम की। तो ये जूट क्रॉप इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जो इसरो के साथ मिलकर जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। 2023 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये इंप्रूव करता है क्रॉप मॉनिटरिंग और प्रोडक्शन असेसमेंट जूट सेक्टर में। ये इंटीग्रेट करता है सैटेलाइट इमेजरी, वेदर एनालिटिक्स, वेजिटेशन इंडाइसिस, फील्ड लेवल इनपुट्स, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है जूट कल्टीवेशन की हो सके और प्रोडक्शन ट्रेंड्स जो है वो इनेबल हो सकें।
तो इसमें 2 डिजिटल टूल्स हैं, भुवन जंप मतलब जो मोबाइल एप्लीकेशन है फील्ड लेवल मॉनिटरिंग की, पत्सन जो कि एक वेब बेस्ड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। तो ये न्यू सिस्टम जो है इसने इंट्रोड्यूस किया है ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और एविडेंस बेस्ड अप्रोच क्रॉप मॉनिटरिंग की, और ये फ्रेमवर्क सपोर्ट करेगा ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग, नियर टाइम क्रॉप एस्टिमेशन, अर्ली वार्निंग अलर्ट्स जो वेदर या क्रॉप स्ट्रेस कंडीशंस को से लिंक्ड होंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वन केस वन डेटा इनिशिएटिव। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली लॉन्च किया है वन केस वन डेटा इनिशिएटिव अलॉन्गसाइड सू सहाय जो कि एक AI पावर्ड चैटबॉट है। तो वन केस वन डेटा इनिशिएटिव सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि केस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट्स की एक यूनिफाइड सिस्टम में आ जाएगी। तो केस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इससे स्ट्रेंथन होगा हमारे जुडिशियल डेटा का, और इससे जो है डेटा रिट्रीवल जो है ऑटोमेट कर दिया जाएगा कंसर्न कोर्ट्स के डेटाबेस से। हर केस को एक सिंगल यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी मिलेगी, और जब केस मूव होगा लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो है उनको रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंटीग्रेटेड उसी नंबर पर ही, डिजिटल आइडेंटिटी पर ही जो है साइंड हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट को भी इसमें कुछ एक्सेस दिया जाएगा, हाई कोर्ट्स को भी एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। अब सू सहाय क्या है? AI पावर्ड असिस्टेंस चैटबॉट है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के साथ इंटीग्रेटेड है, ताकि एक्सेस टू जस्टिस और कोर्ट रिलेटेड सर्विसेज लिटिगेंट्स को मिल सके। इसको NIC ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ मिलकर बनाया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लावन आइलैंड। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। UAE ने सीक्रेटली मिलिट्री स्ट्राइक्स किए हैं ईरान पे रिसेंट मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद। जो है एक रिफाइनरी है ईरान के लावन आइलैंड में, उसे टारगेट किया गया है। तो लावन आइलैंड एक स्ट्रेटजिक ईरानियन आइलैंड है जो पर्शियन गल्फ नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लोकेटेड है। लावन आइलैंड को हम हिडन पर्ल आइलैंड भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स है ये ईरान के। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेहत मिशन। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ मिलकर सेहत मिशन लॉन्च किया है, जो कि ट्रांसलेट करेगा एग्रीकल्चर एडवांसमेंट्स को टेंजिबल हेल्थ आउटकम्स लोगों के लिए। इसको ICAR और ICMR ने मिलकर बनाया है। हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म्स और हेल्दी इंडिया का इसका ऑब्जेक्टिव है। एग्रीकल्चर रिसर्च और इनोवेशन कैसे हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ जो हैं न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर के साथ अलाइन हुए, इसका ये एक मिशन है। तो इसमें बायो फोर्टिफाइड न्यूट्रिएंट डेंस क्रॉप्स बनाना, फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना, फिर एग्रीकल्चर इनेबल्ड स्ट्रेटजीज एडवांस करना, वन हेल्थ प्रिपेयर्डनेस करना, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वैली फीवर। ये टॉपिक सोशल इशूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक 37 ईयर ओल्ड इंडियन टेक प्रोफेशनल कैलिफोर्निया बेस्ड जो है उनकी डेथ हुई है वैली फीवर की वजह से। ये एक फंगल इन्फेक्शन होती है जो लंग्स को इफेक्ट करती है। ये फंगस है ये ड्राई और डस्टी सॉइल्स जो है साउथ वेस्टर्न US, मैक्सिको और रीजन्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका की, वहाँ पर ग्रो होती है। लोग वहाँ इसको ब्रीथ कर लेते हैं अपने लंग्स में, और ये स्प्रेड नहीं होती जो है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। माइल्ड केसेस तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन सिवियर केसेस में डॉक्टर्स जो है वो ट्रीट करते हैं इन्फेक्शन को विद एंटी फंगल मेडिकेशंस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कुक्के सुब्रमण्य टेम्पल। ये टॉपिक आर्टिकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पॉपुलर नागार्धन टेम्पल कर्नाटका का कुक्के सुब्रमण्यम टेम्पल, इसने रजिस्टर्ड किया है रेवेन्यू लगभग 167 करोड़ का पिछले साल। ये 5000 साल पुराना हिंदू मंदिर है, विलेज ऑफ सुब्रमण्य, दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। बैंक्स ऑफ कुमारधारा रिवर पर लोकेटेड है ये वेस्टर्न घाट्स में। लॉर्ड सुब्रमण्यम जो कार्तिकेय भगवान है, वो उनको वर्शिप किया जाता है एज लॉर्ड ऑफ ऑल सर्पेंट्स इन दिस टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन बायोगैस एसोसिएशन ने कहा है कि 10% मैंडेटरी ब्लेंडिंग होनी चाहिए फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ बाय 2030। तो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है? टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसमें कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन की जाती है ऑर्गेनिक मटेरियल्स की, जैसे मैन्योर, क्रॉप रेजिड्यू और कंपोस्ट की। ये एक बाय प्रोडक्ट है ऑपरेशनल बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स का, और इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे एनिमल मैन्योर, क्रॉप रेजिड्यूज, किचन स्क्रैप्स जो है उनको कंबाइन किया जाता है वाटर के साथ, फिर उनको फर्मेंट किया जाता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। इस फर्मेंटेशन से जो है ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर न्यूट्रिएंट्स और बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 100 लाख हेक्टेयर्स जो है अंडर माइक्रो इरिगेशन लाएंगे हम अगले 5 साल में,
अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये मिशन 2014-15 में लॉन्च हुआ था। एक स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन है एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट वेरिएबिलिटी ऑन एग्रीकल्चर को मिटिगेट करने के लिए। क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग प्रमोट करता है ये मिशन, और ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख रहा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, एनहांस करके वाटर यूज़ एफिशिएंसी, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करके, या फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करके। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। तो इसमें अगर हम इंटरवेंशंस देखें तो रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सब इसके कुछ की इंटरवेंशंस हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is PM Modi's austerity call. This topic is important for your economy section. So Prime Minister Modi has asked all citizens to adopt austerity measures. So by cutting back on the coal purchases, foreign travel, and petroleum consumption, India's external sector has come under significant stress, and this is happening due to geopolitical tensions in West Asia, surging crude oil prices, increasing gold imports, and high outward remittances for overseas travel. In this backdrop, Prime Minister Modi recently appealed to citizens to adopt austerity measures by reducing non-essential spending on imported goods. Okay, government has also concerns regarding the sharp decline in India's foreign exchange reserves, which reportedly fell by nearly $38 billion within 2 months. There is also pressure on reserves, which has been aggravated by rising imports and sustained capital outflows from foreign institutional investors. Foreign exchange reserves are assets which are held by RBI in foreign currencies, gold reserves, special drawing rights, and reserve positions with the IMF. These reserves help maintain currency stability, support imports, and cushion the economy during external shocks. India's forex reserves reportedly declined to nearly $691 billion. The depreciation of the rupee, which crossed the 95 mark against the US dollar, has further intensified the concerns. Between January to May 2026, FII reportedly withdrew about 2 lakh crore rupees from Indian markets. Gold imports have also emerged as a major contributor to India's external sector stress. India's gold imports bill rose sharply to nearly $72 billion in 2025-26. India is the world's second largest consumer of gold after China. However, heavy dependence on imported gold increases the current account deficit, and India's current account deficit has widened to $13.2 billion, equivalent to 1.3% of GDP during December quarter of 2025. Switzerland has remained the largest source of India's gold imports. Industry experts have suggested strengthening gold monetization scheme to reduce dependence on imported gold. India is estimated to possess thousands of tons of unused household gold stored in lockers and homes. So experts are arguing that efficient utilization of existing domestic gold reserves can help conserve foreign exchange while supporting financial stability. Another major component is the overseas travel. It is being held by the liberalized remittance scheme. So LRS allows resident individuals to remit money abroad for certain transactions like education, medical treatment, investment, and travel. Outward remittances were about $29.56 billion in 2025. So Prime Minister has urged citizens to postpone avoidable foreign travel for at least 1 year. Apart from that, of course, we have crude oil imports. We have 85% of our crude oil requirements met through imports. Ongoing tensions in West Asia and the rising crude oil prices have sent shock waves to the economy. State-owned oil companies are also reeling under pressure because of the difference between retail fuel prices and import costs. So the tourism sector is also suffering. India witnessed a record of 32.71 million outbound travelers in 2025, and foreign exchange earnings from tourism has declined by 6.6% in the same year. The next topic is Jute Crop Information System. This topic is important for our economy section. National Jute Board has stepped up implementation of the Jute Crop Information System, which is a technology-driven platform developed in collaboration with ISRO and Jute Corporation of India. It is being implemented since 2023. The aim is to improve crop monitoring and production assessment in the jute sector. It integrates satellite imagery, weather analytics, vegetation indices, field level inputs, so as to enable real-time monitoring of jute cultivation and production trends. So it has two digital tools. First is the Bhuvan Jump, which is a mobile application for field level monitoring. Then we have Patson, which is a web-based analytics platform. So this system has introduced more structured and evidence-based approach to crop monitoring, and this framework is supporting near automated reporting, near real-time crop estimation, and early warning alerts linked to weather and crop stress conditions.
So the next topic is One Case, One Data initiative. This topic is important for your governance section. Supreme Court has recently launched the One Case, One Data initiative alongside SUSAHAI. So One Case, One Data initiative is a major digital initiative launched by the Supreme Court of India. It is a comprehensive digital platform designed to integrate case-related information from the Supreme Court, High Courts, District Courts, Taluka Courts in a unified system. It is aimed to strengthen the case management framework through integrated judicial data access in courts across India. It will automate data retrieval from the concerned court's database and facilitate swift online verification of case-related information. Each case will be assigned a single unique digital identity. When a case moves from a lower court to a higher court, existing records will not be recreated, but they will seamlessly be integrated and updated. Reciprocal access to case information shall also be provided to high courts and government departments as and when required. What is SUSAHAI? It is an AI-powered assistance chatbot integrated with the Supreme Court website to facilitate easier access to justice and court-related services for litigants. It was developed by the NIC in collaboration with Supreme Court Registry. So the next topic is Lavan Island. This topic is important for your international relations. UAE has secretly carried out military strikes on Iran during the recent Middle East conflict on a refinery at Iran's Lavan Island. So Lavan Island is a strategically located Iranian island located in the Persian Gulf near Strait of Hormuz. It is also known as the Hidden Pearl Island, which has long been home to pearl fishing, but now the main occupation of Lavan port is working in the oil and fishing industry. It is now one of the most important oil export terminals in Iran. So the next topic is Sehat Mission. This topic is important for your governance section. So recently, Union Health Minister and Union Agriculture Minister have launched the Sehat Mission in Delhi. Sehat is designed to translate agriculture advancements into tangible health outcomes for the people of India. It has been jointly launched by ICAR and ICMR. It has been launched with the objective of building a framework for healthy food, healthy farms, and healthy India. It strategically aligns agriculture research and innovation with national priorities in nutrition, preventive and promotive healthcare, and One Health. So mission will focus on 5 priority areas: development and evaluation of biofortified and nutrient-dense crops, strengthening integrated farming systems, addressing occupational health risks, advancing agricultural-enabled strategies, and even strengthening the One Health preparedness. So the next topic is Valley fever. This topic is important for your social issues. A 37-year-old Indian tech professional based in California recently died after battling valley fever. Valley fever is a fungal infection that primarily affects the lungs. This fungus grows in dry and dusty soils in parts of southwestern US, Mexico, and regions of Central and South America. People can breathe the fungi into their lungs, and it does not spread from person to person or between people and animals. Mild cases usually resolve on their own, but in severe cases, the doctors treat the infection with antifungal medication. There is no vaccine to prevent this fever. The next topic is Kukke Subramanya Temple. This topic is important for your art and culture section. Popular Nagardhan's temple in Karnataka, the Kukke Sri Subramanya Temple, has registered a revenue of 167.89 crore rupees during the last year. This is a 5,000-year-old Hindu temple located in the village of Subramanya in the Dakshin Kannada district of Karnataka. It stands on the banks of Kumaradhara river in a dense pocket of Western Ghats. Lord Subramanya, the Kartikeya Bhagwan, is worshipped as the Lord of all serpents in this temple. So the next topic is fermented organic manure. This topic is important for your environment section. Recently, Indian Biogas Association has called for 10% mandatory blending of fermented organic manure with chemical fertilizers by 2030. So fermented organic manure is a type of organic fertilizer produced through a controlled fermentation process of organic materials like manure, crop residues, and compost. It is a byproduct of operational biogas or compressed biogas plants. It involves organic materials like animal manure, crop residues, and kitchen scraps. This fermentation process breaks down the organic matter, releasing nutrients and beneficial microorganisms. Okay. So the next topic is National Mission for Sustainable Agriculture. This topic is important for your environment section and also your economy section. So government has set a target of bringing 100 lakh hectares under micro irrigation under the National Mission for Sustainable Agriculture over the next 5 years. So this scheme was implemented. National Mission for Sustainable Agriculture was launched in 2014-15 under the framework of National Action Plan on Climate Change. It was envisaged as a strategic intervention to mitigate the adverse impacts of climate variability on agriculture. It promotes climate resilient farming.
It provides a strong foundation for sustainable agriculture development by enhancing water use efficiency, improving soil health, strengthening climate resilient agriculture. So, the key interventions under the NMSA include rain-fed area development, per drop, more crop initiative, soil health management, climate change and sustainable agriculture, monitoring, modeling, and networking. So, the Ministry of Agriculture is the nodal ministry for the same. So, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.